हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों इसके पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश गोली दर्पण से संबंधित कौन कौन से उसकी मुख्य परिभाषाएं होती है, जैसे फोकस क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है। इन सभी फैक्टर को इसके पिछले वीडियो में हम लोग स्टडी कर चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक में पहला हेडिंग डालिए, कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ आप नोट पॉइंट करते रहिए। पहला टॉपिक है गोली दर्पण की फोकस दूरी, ये दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। दोस्तों गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, आइए इसके फार्मूलों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों यह डेरिवेशन आपके एग्जाम में बहुत कम बार आता है, तो इसका सूत्र ही आपको याद रखना बहुत जरूरी है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में निम्न संबंध होता है, यानी कि दोस्तों जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2 होता है, वक्रता त्रिज्या अपान 2। यदि फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ बराबर आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बाई 2, यानी कि दोस्तों यहाँ से आर बराबर होता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2f, यानी कि दोस्तों ये फार्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों किसी गोली दर्पण की हमें अगर वक्रता त्रिज्या पता है r, तो फोकस दूरी हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं यह बराबर r बाई 2, या तो इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हमें फोकस दूरी पता है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा। जैसे कोई गोली दर्पण में हम अवतल दर्पण लेते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसके उठे हुए भाग पर पालिश की जाती है और प्रकाश का परावर्तन जो होता है इसके दबे हुए भाग से होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। तो दोस्तों अवतल दर्पण में फोकस यहाँ पर होता है, फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र सी होता है। वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं, फोकस दूरी, तथा इस ध्रुव को पी से प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसके दोनों में देखा जाए तो जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या आर होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। इसी सूत्र से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट नोट करिए जा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वस्तु तथा प्रतिबिंब क्या होता है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है और ये आपका बेसिक पॉइंट है कि किसी गोली दर्पण के लिए वस्तु को कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो जैसे दोस्तों जो वस्तु होता है, वस्तु को अगर परिभाषित करेंगे तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को वस्तु कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को वस्तु कहते हैं, या इसका उल्टा भी हम बता सकते हैं, अथवा आपतित प्रकाश किरणों के कटान बिंदु को
वस्तु कहा जाता है। आपतित प्रकाश किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका एक अवतल दर्पण है, जैसे अवतल दर्पण ही लेते हैं इसमें, जैसे मान लेते हैं अवतल दर्पण, इसके उठे हुए भाग पर पालिश किया जाता है। मान लेते हैं अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है। दोस्तों किसी बिंदु से मान लेते हैं कोई प्रकाश स्रोत है जहाँ से कोई प्रकाश किरणें क्या हो रही है, इस दर्पण पर आपतित हो रही है, आती है, इस दर्पण पर आपतित होती है और दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात इधर जाती है। तो दोस्तों दूसरा किरण यहाँ से अगर कर लेंगे तो यहाँ से प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ से कहीं पर कट करेगी, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं पर काटती है। यानी दोस्तों मान लेते हैं ओ बिंदु से कोई प्रकाश किरण आती है, जिस बिंदु से प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? वस्तु कहा जाता है। ये जो कौन सा होगा, वो बिंदु क्या होगा? वस्तु होगा। अगर मान लेते हैं और भी प्रकाश किरण चलेगी तो यहाँ से आप परावर्तन होने के पश्चात पुनः इसी बिंदु पर क्या करेगी? कट करेगी। और दूसरा इसमें होता है, यानी कि जिस बिंदु से प्रकाश किरण चलती है उस बिंदु को ही कहा जाता है, उस दर्पण का वस्तु कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर के मिलती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। दर्पण तल के परावर्तन के पश्चात दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती है, जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती है उस बिंदु को वस्तु कहते हैं। उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिस बिंदु से प्रकाश किरण चली इस दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर के मिल रही है उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु से प्रकाश किरणें चली है उस बिंदु को कहते हैं वस्तु कहते हैं। तो यहाँ से हमारा दोनों परिभाषा क्लियर हो गया है कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को वस्तु कहते हैं, अथवा आपतित प्रकाश किरणों के कटान बिंदु, यानी कि जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है उसके कटान बिंदु को मिलाते हैं तो सभी रेखाएं आपस में काटती है तो उसी कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। तथा जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के तल के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश किरण मिलती है उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। और दोस्तों प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहला नंबर होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा नंबर होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। दोस्तों जब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या होता है। प्रकाश किरण जब दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात प्रकाश किरण वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होती है उस बिंदु को ही कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर, प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में
अभिसरित होती है, वास्तव में अभिसरित होती है, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दोस्तों दर्पण के परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में अभिसरित होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जबकि दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, अगर आभासी प्रतिबिंब आप क्लियर कर लेंगे तो दोनों में आसानी से तुलना भी कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब दोस्तों जैसे मान लेते हैं आभासी प्रतिबिंब ये आपका था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण था। दूसरा आभासी जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में बनता है। यानी दोस्तों उत्तल दर्पण क्या होता है? इसके दबे हुए भाग पर पालिश की जाती है और प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसके उठे हुए भाग से होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये आपका है उत्तल दर्पण। दोस्तों मान लेते हैं यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगी, किसी वस्तु से प्रकाश किरण यहाँ से चलती है तो दर्पण के परावर्तन के पहचान आप वहाँ से परावर्तन हो जाता है, इधर हो जाता है। यानी दोस्तों यहाँ से आई और इसका परावर्तन हो गया और इसको अगर वास्तव में यानी कि दोस्तों यहाँ से जो प्रकाश किरण परावर्तन हुआ इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं पर आके मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह से अगर दूसरी प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ से क्या होगा? इसका परावर्तन हो जाएगा। इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं पर आकर के मिलेगी। इसी तरह से अगर तीसरा प्रकाश किरण आएगा तो यहाँ से परावर्तन हो जाएगा इसका, तो इस किरण को भी अगर बढ़ाएंगे तो पीछे मिलेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं इसको भी अगर क्या करेंगे इन्हीं प्रकाश किरणों को क्या करेंगे, इसको यहाँ से इधर जा रही थी पीछे बढ़ाए और इसको भी पीछे बढ़ाए और इसको भी पीछे बढ़ाए। तो यही जो प्रकाश किरण है किसी बिंदु पर वास्तव में अपसरित होती है, न कि अभिसरित होती है। यानी कि वास्तव में इसमें नहीं, आभासी रूप से क्या होती है? अपसरित होती है। उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? इसी बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। लेकिन यह कैसा प्रतिबिंब है? वास्तव में नहीं बन रहा है, यानी कि मिलाने के बाद, पीछे बढ़ाने के बाद बन रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता था? प्रकाश किरण यहाँ से चली, दर्पण के परावर्तन हो गया, जिस बिंदु पर वास्तव में अभिसरित होती थी। अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर के मिलना और अपसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर के क्या होती है? एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर अपसरित होती है, किसी बिंदु पर अपसरित होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, एक किरणें वास्तव में एक बिंदु पर नहीं मिलती है, वास्तव में एक बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि पीछे बढ़ाने पर मिलती है, पीछे बढ़ाने पर मिलती है। तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में बनता है। आभासी जो प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में बनता है और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ये आपका अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है।
तो यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि जब प्रकाश किरणें आपतित होती है तो वास्तव में जिस बिंदु पर परावर्तन के होने की पहचान मिलती है उस बिंदु को कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि पीछे बढ़ाने पर मिलती है तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों गोलीय दर्पण के प्रकाश के परावर्तन के किरण आरेख को आइए समझते हैं कैसे खींचा जाता है। तो अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण के प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख। दोस्तों गोलीय दर्पण के प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। दोस्तों इसमें 3 स्पेशली नियम है। अगर तीनों आप नियम को जान लेते हैं तो किसी भी प्रकार से संबंधित दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसका आप आरेख आसानी से खींच सकते हैं। तो आइए तीनों नियम को डिस्कशन कर लेते हैं। पहला नियम यह कहता है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वह हमेशा फोकस से होकर के जाती है। तो इसको भी लिख लेते हैं, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है, किसी दर्पण पर आपतित होती है, किसी दर्पण पर आपतित होती है तथा दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस या इसी को कह सकते हैं फोकस, मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती है। पहला नियम यह है कि दोस्तों यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वो हमेशा मुख्य फोकस या फोकस से होकर के जाती है। जैसे इसका आरेख अगर हम बनाना चाहें, जैसे आपका मुख्य अक्ष है, अगर इसको अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण ये आपका है, इसके उठे हुए भाग पर पालिश किया जाएगा तो इस अक्ष को कहा जाता है, इस अक्ष को कहा जाता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष होता है। और यहाँ पर आपका होता है फोकस F और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र C। यदि प्रकाश किरण ये जैसा मुख्य अक्ष है इसके समांतर प्रकाश किरण दर्पण पर अगर आपतित होती है, जैसे इस तरह से इसके मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वह हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाती है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है, चाहे कितना भी प्रकाश किरणें आए, अगर समांतर है तो ये हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से ही होकर के जाती है, फोकस इसी बिंदु से होकर के जाती है। अगर मान लेते हैं इधर से कोई प्रकाश किरण आती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यह भी हमेशा दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर के जाती है। पहला तो नियम ये है। और दूसरा नियम है, यदि इसका उल्टा भी हम कर लेते हैं, यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो लिखेंगे यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है तब दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि दोस्तों अगर प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाए, फोकस से होकर जाए, जैसे इसका किरण आरेख अगर बनाएंगे तो ये आपका है अवतल दर्पण, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये आपके उठे हुए भाग को पालिश किया जाता है, यहाँ पर आपका क्या है, फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती है, यहाँ से फोकस से होकर जाए
तो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाती है। यानी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। दूसरा नियम को भी आप याद रखना है। पहला नियम था कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, चाहे कितने भी रेखा जाए सभी फोकस से होकर के जाएगी। सेम प्रोसेस है अगर इसी का उल्टा है, यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम इसमें याद रखिएगा, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तब दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। यानी दोस्तों अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश किरण जाए तो उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। जैसे अगर इसी में हम किरण आरेख को बनाए, तीसरा नियम, यदि प्रकाश किरण कहा जाएगी वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, जैसे यही है वक्रता केंद्र होकर जाती है, यहाँ से प्रकाश किरण गई तो जैसे ही दर्पण से परावर्तन होगा तो उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट आती है। यानी कि दोस्तों 3 नियम हमें याद रखना है। पहला नियम यह है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात हमेशा वह मुख्य फोकस या फोकस से होकर चल जाती है। दूसरा नियम है यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम यह है कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अगर यह आपको 3 नियम पता है तो किसी भी दर्पण से संबंधित आप आरेख आसानी से खींच सकते हैं। तो इतना पॉइंट आप नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आइए देखते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कौन कौन से इसमें होगा, कारक होगा। यानी कि दोस्तों अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। दोस्तों इसमें कम से कम आपके 6 टॉपिक है। अगर 6 टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं तो इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है, चाहे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रश्न बने तो आप आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें आरेख खींचना है कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना कैसा है। तो दोस्तों पहला इसमें है, इसमें 6 नियम आपको याद रखना है। पहला है कि यदि वस्तु अनंत पर रखी है, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो। पहला इसमें है कि यदि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत पर रखी गई है, तो उस वस्तु की स्थिति हमें बताना है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, आकार बताना है और उसका नेचर, प्रकृति बताना है। स्थिति हो गया और आकार और प्रकृति, 3 चीज़ हमें बताना होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं जैसे आपका कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के उठे हुए भाग पर पालिश किया जाता है। अगर प्रकाश यहाँ पर आपका होता है, बना लेते हैं पहले, एफ होता है फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश किरण अगर वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, अनंत का मतलब इनफाइनाइट हमें नहीं पता है, अगर अनंत पर रखी गई तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों मान लेते हैं अनंत पर रखा गया है तो अनंत से प्रकाश किरण हमेशा कैसे चलती है, समांतर ही चलती है। तो प्रकाश किरण हम जानते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर चले, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वह हमेशा कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर के जाती है, फोकस बिंदु से। अगर दूसरी प्रकाश किरण भी चले तो हमेशा कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि यदि प्रकाश किरण अनंत, यदि वस्तु अनंत पर रखी गई है, यदि वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा बिंदु आकार का बनेगा और कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की
पहला नंबर हम बना सकते हैं स्थिति, इसका कहाँ पर बनेगा, फर्स्ट नंबर स्थिति बनेगा फोकस पर, और दूसरा नंबर आकार बनेगा बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। और तीसरा नंबर इसकी प्रकृति क्या होगा, प्रकृति। तो दोस्तों याद रखिएगा, अधिकतर अगर अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक ही बनता है, यानी दोस्तों वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और इसमें सभी बुकों में दिया है इसके साथ वास्तविक या उल्टा, वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर बिंदु आकार का बनता है तो उल्टा और सीधा का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, लेकिन अधिकांश बुकों में दिया हुआ है इसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनता है। इसलिए आप याद रखिएगा, अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है तो इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगा, आकार बिंदु आकार का बनेगा, जिसका जो प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और यहाँ पर कर लीजिएगा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब दूसरा प्रतिबिंब आइए बनाते हैं। दूसरा प्रतिबिंब है जब वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र से दूर रखी गई है। तो लिखते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका भी ड्रा कर लेते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, इसके उठे हुए भाग पर पालिश किया जाता है, और यहाँ पर आपका है फोकस एफ, और यहाँ पर है आपका वक्रता केंद्र। और वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, मतलब यही कहीं पर होगा वस्तु। मान लेते हैं वस्तु रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है, इस वस्तु को ए बी नाम रख लेते हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यदि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखा गया है तब। तो दोस्तों यहाँ से हम जानते हैं कि प्रकाश किरण चलती है अगर मुख्य अक्ष के समांतर, पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वह फोकस से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरा प्रकाश किरण हम लेते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाए, तो वक्रता केंद्र थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आसानी रहेगा आरेख ड्रा करने में। अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात क्या होगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट आती है। तो ये दोनों प्रकाश किरण हम देख रहे हैं किसी बिंदु पर क्या करती है, काटती है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम ड्रा कर लेते हैं। तो यही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। यानी दोस्तों अगर वस्तु रखा गया है वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखा गया है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और इस वस्तु से छोटा बनेगा, और इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। तो इसकी स्थिति को हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। पहला नंबर प्रतिबिंब की स्थिति में लिखते हैं, प्रतिबिंब की पहला नंबर कर लेते हैं स्थिति। स्थिति कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। दूसरा नंबर आकार, इसका आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और तीसरा नंबर इसकी प्रकृति कैसा होगा। तो दोस्तों इसकी जो प्रकृति होगा, अवतल दर्पण है तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों इसमें तीन चीज़ बताना होता है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखा गया है तो उसकी स्थिति हमेशा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, और वस्तु से छोटा बना है और इसकी प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। आइए चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट। तीसरा है इसमें जब वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर क्या की गई है, रखी है, वक्रता केंद्र सी पर रखी हो।
यानी दोस्तों इसमें बताना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगा, हमें बताना है। तो दोस्तों मान लेते हैं अवतल दर्पण के लिए ही बताना है। ये आपका फोकस F होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C होता है। वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र C पर ही रखा गया है। जैसे मान लेते वक्रता केंद्र है, यहीं पर वस्तु रखा गया है, इस वस्तु का नाम AB वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के आती है। मुख्य अक्ष के समांतर होता है, दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात फोकस से हमेशा होकर के जाता है पहला किरण। और दूसरा किरण है, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात ये कहाँ से होकर के जाती है, यहाँ से हमेशा वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इस तरह से मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है और दोनों प्रकाश किरणें कहीं पर क्या करती है, मिलती है। तो यहाँ से आरे खींच लेते हैं, तो यही A डैश B डैश। यानी दोस्तों अगर प्रकाश वस्तु रखा गया है वक्रता केंद्र C पर रखा गया है तो एक प्रकाश किरण हम समांतर लेकर जाते हैं मुख्य अक्ष के, और समांतर होता है तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, यानी फोकस से होकर चली गई। और दूसरी प्रकाश किरण फोकस से लेकर के आती है। अगर फोकस से होकर जाता है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, जैसा कि हम पिछले नियम में पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों प्रकाश किरण कहीं पर मिलती है, इन्हीं दोनों प्रकाश किरण को मिलाएंगे और यहाँ पर मिलाएंगे तो इसी पर क्या बनेगा, एक रेखा खींचेंगे तो यही इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की पहला नंबर स्थिति होता है। स्थिति कहाँ पर बनेगा, तो दोस्तों स्थिति वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर बना है। दूसरा नंबर आकार कैसा होगा इसका, तो दोस्तों आकार दोनों का लगभग बराबर होता है। तो आकार में क्या होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और तीसरा नंबर इसकी प्रकृति क्या होगा, प्रकृति अगर अवतल है तो प्रकृति वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। इतना पॉइंट क्लियर होगा। तीन चीज़ बताना होता है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आइए अब तीसरा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा चौथा नंबर है, चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर, अब वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यानी दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो, फोकस के बीच में रखी हो, तब इसका प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो दोस्तों इसके लिए भी आरेख के माध्यम से ही बताया जाएगा। ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ पर रखा गया है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। मान लेते हैं यही कहीं पर रखा गया है वस्तु AB। अब इसके प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, कहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के आएंगे, तो समांतर होता है तो हम जानते हैं कि हमेशा वह परावर्तन होने के पश्चात फोकस से होकर के जाता है। और दूसरा प्रकाश किरण हम लेकर के जाते हैं वक्रता केंद्र C से, तो वक्रता केंद्र दूसरा प्रकाश किरण हम यहाँ से, अब दूसरा प्रकाश किरण हम फोकस से लेकर के जाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर फोकस से दूसरा प्रकाश किरण होकर के जाए तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। थोड़ा सा इसको इस तरह से डायग्राम को बनाते हैं, इस तरह से हो जाएगा। दर्पण के परावर्तन होने पर मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तीन ही प्रकाश किरणों को कहीं पर क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो यहीं पर क्या होगा, मिलेगा, यही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। यानी कि दोस्तों A डैश B डैश की, ये क्या वस्तु रखा गया था वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यही वस्तु AB था। एक प्रकाश किरण हम समांतर लेकर के गए, समांतर जब लेकर के जाते हैं तो प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, फोकस से होकर के जाता है। और दूसरा प्रकाश किरण हम फोकस से लेकर के जाते हैं तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और कहीं पर ये दोनों प्रकाश किरण मिलते हैं तो इसी बिंदु पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की पहला नंबर स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगा? तो दोस्तों वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, इधर अनंत होगा तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, अनंत के बीच में। दूसरा नंबर आकार कैसा होगा? आकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु से क्या बना है, बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु से बड़ा। और तीसरा नंबर प्रकृति बताना है, तो दोस्तों प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा बना ही है। तो तीन चीज़ हमें दिखाई देगा, यानी कि दोस्तों अवतल दर्पण में स्पेशली सभी चीज़ें वास्तविक ही बनती है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर काटती है। बस एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस नंबर 6 में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉन्सेप्ट और क्लियर किए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 5वां नंबर है कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब बनाना है। यानी दोस्तों जैसे मान लेते हैं आपका है अवतल दर्पण, यहाँ पर आपका होगा फोकस F, यहाँ पर वक्रता केंद्र C होगा। जब वस्तु रखा गया है आपका फोकस पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब हमें आरेख खींचना है। तो यहीं पर वस्तु क्या कर लेते हैं, फोकस पर रख लेते हैं। तो एक प्रकाश किरण हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे, तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात फोकस से होकर के जाता है। और दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु से होकर जाएगा, तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आता है। तो इन दोनों प्रकाश किरण को क्या पीछे बढ़ाएंगे तो मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु फोकस पर रखा गया है तो दोनों प्रकाश किरण कहीं पर नहीं मिलता है, अर्थात इसका प्रतिबिंब नहीं बनता है। यानी कि दोस्तों अगर मिलाएंगे तो बनेगा भी, तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की पहला नंबर स्थिति कहाँ पर बनेगा, स्थिति अनंत पर बनेगा। दोस्तों इस वस्तु का जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा अनंत पर बनेगा, और इसका आकार अगर मान लेते हैं कहीं पर मिलाएंगे तो बनेगा वस्तु से बड़ा, यानी कि वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा प्रकृति इसका होगा, प्रकृति इसका होगा आभासी और उल्टा। अगर बनेगा भी तो उल्टा ही बनेगा, यानी कि आभासी, वस्तु से बड़ा नहीं बहुत बड़ा लिख लीजिएगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। प्रकृति हो जाएगा आभासी और उल्टा, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट अब आइए चलते हैं, अब वस्तु कहाँ पर रखी गई है, इसको कहते हैं पी ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है। 6वां नंबर लास्ट है, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी हो, तथा फोकस के बीच में रखी होती, इसका प्रतिबिंब का आरेख हमें ड्रा करना है, खींच। मान लेते हैं आपका क्या है, अवतल दर्पण के लिए है, इसको ध्रुव कहा जाता है P, यहाँ पर आपका फोकस F होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र C होगा। वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर रखी गई है, मान लेते ही वस्तु रखी गई है, तो इसके लिए करेंगे क्या, एक प्रकाश किरण क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाते हैं, तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वह फोकस से होकर के जाता है। और दूसरा प्रकाश किरण हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से लेकर के जाते हैं और वस्तु से होते हुए, तो यहाँ से जैसे ही जाएगा तब परावर्तन होने के साथ उसी मार्ग में वापस लौट आता है। तो इन्हीं दोनों किरणों को अगर पीछे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पर नहीं, क्योंकि इसकी बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं पर क्या करेगी, मिलेगी। पीछे दोनों किरणों को मिलाएंगे तो कहीं पर मिलती हुई नजर आएंगी, और दोनों पॉइंट किसी पर कट करेगी तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। 30 वस्तु की प्रतिबिंब AB वस्तु था,
तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। तो इस प्रतिबिंब की क्या कह सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं, यानी दोस्तों प्रतिबिंब की पहला नंबर स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे। दूसरा नंबर आकार बताना है, तो दोस्तों आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और तीसरा नंबर क्या बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा। वास्तविक नहीं, डैश से बना है, पीछे बढ़ाने पर बना है, तो दोस्तों यह बनेगा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे था वस्तु वैसे ही बना है, दोस्तों क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा बनेगा। तो दोस्तों इसमें 6 हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इससे रिलेटेड कितना भी प्रश्न बने, चाहे न्यूमेरिकल प्रश्न बने चाहे थ्योरेटिकल प्रश्न बने, अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 6 कॉन्सेप्ट को क्लियर करके नोट पॉइंट करके इसको याद रखना है, ताकि आने वाले किसी भी न्यूमेरिकल सवाल को हम आसानी से हल कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो इसके लिए आप लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।